नमस्कार दोस्तों, आप कैसे हैं? हम उम्मीद कर रहे हैं कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम आपको एसएससी कौन-कौन सी एग्जाम कंडक्ट कराती है, इन सभी के बारे में आपको बताएँगे और साथ में ये भी बताएँगे कि एसएससी अर्थात एक सीजीएल नाम का एग्जाम होता है, उन सीजीएल में की जो पूरी की पूरी कंप्लीट स्ट्रेटजी है, हम उसके बारे में आपको साझा करेंगे। यदि हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। इसके पहले हम और एसएससी सीजीएल में कौन-कौन से पोस्ट हैं, इन सभी के बारे में हम डिटेल से चर्चा किया है। नीचे जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हूँ, यदि आप नहीं देखे हैं तो आप जरूर देखिएगा। तो आइए अब हम देखते हैं कि एसएससी अर्थात एसएससी जो होता है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, ये जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है ये कौन कौन से एग्जाम कंडक्ट कराती है, इनके बारे में हम जान लेते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे हमने लिखा है कि एक एसएससी क्या होता है, एक एसएससी सीजीएल नाम का एग्जाम होता है। अर्थात जो एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है वो एक सीजीएल नाम का एग्जाम कंडक्ट कराती है, अर्थात कंबाइंड ग्रेजुएशन लेवल नाम का एग्जाम कंडक्ट कराती है। इसके बाद एक एसएससी सीएचएसएल लेवल का होता है, अर्थात अगर देखा जाए तो ये ग्रेजुएशन लेवल का है। ये जो कंबाइंड ग्रेजुएशन लेवल ये ग्रेजुएशन लेवल का है और ये जो आपका सीएचएसएल है ये इंटर लेवल का है, अर्थात एसएससी सीएचएसएल जो है ये इंटर लेवल का है। और इसके बाद एसएससी एमटीएस होता है। एमटीएस जो है एसएससी एमटीएस जो है ये हाई स्कूल लेवल का होता है। इसके बाद एसएससी सीपीओ होता है, ये भी आपका ग्रेजुएशन लेवल का होता है। और एक एसएससी जीडी होता है और एक एसएससी स्टेनोग्राफर, ये भी इंटर लेवल का होता है। और जो इंजीनियर लोग होते हैं अर्थात जूनियर इंजीनियर, एसएससी एक जेई का एग्जाम कंडक्ट कराती है। अर्थात अगर देखा जाए तो एसएससी जो है वो कितने एग्जाम कंडक्ट करवाती है, एक सीजीएल नाम का एग्जाम कंडक्ट करवाती है, एक एसएससी सीएचएसएल, एक एसएससी एमटीएस और एक एसएससी सीपीओ, एक एसएससी जीडी और एक एसएससी स्टेनोग्राफर और साथ साथ में एक एसएससी जेई। तो आज हम कुल मिला के आपको हम इसके बारे में अर्थात एसएससी सीजीएल के बारे में हम पूरे के पूरे कंप्लीट स्ट्रेटजी आपको बताएंगे। अर्थात एसएससी सीजीएल का एग्जाम कैसे होता है और हमें एसएससी सीजीएल का आपको ये भी बताएंगे कि ये एसएससी सीजीएल में कौन कौन से एग्जाम होते हैं और एग्जाम का प्रोसेस क्या होता है, हम किस तरीके से एसएससी सीजीएल की जॉब को हम प्राप्त कर सकते हैं। अर्थात एसएससी सीजीएल में कौन कौन से टॉप वैकेंसी होती है उनके बारे में हम बताएंगे और साथ साथ में ये भी हम आपको बताएंगे कि इनकी सैलरी क्या होती है, इनके साथ साथ में ये भी बताएंगे कि इनके कितनी ड्यूटीज करनी होती है। और ऑफिशियल जॉब है तो बेस्ट जॉब है, गवर्नमेंट जॉब है। तो एसएससी सीजीएल कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो लोग क्या करते हैं, प्रेफर करते हैं। सबसे पहले अगर देखा जाए तो लोग यूपीएससी में जाना चाहते हैं, अर्थात यूपीएससी अपने आप में एक अलग लेवल का पावर है। इसके बाद अगर देखा जाए तो ग्रुप बी और ग्रुप सी का अगर देखा जाए कोई भी अगर एग्जाम है तो वो है एसएससी सीजीएल, अर्थात ये भी अपने आप में एक नेक्स्ट लेवल का जॉब है। एक इसमें भी नेक्स्ट लेवल की पावर है, नेक्स्ट लेवल की सैलरी है, प्रमोशन भी अच्छी खासी है। अगर आप चाहते हैं कि आप आईएएस लेवल तक पहुंचना चाहते हैं तो आपके लिए द बेस्ट पोस्ट है कौन, एसएससी सीजीएल। अर्थात आप अगर चाहते हैं कि आईएएस लेवल में पहुंचना प्रमोशन के माध्यम से तो आपके लिए द बेस्ट है कौन, एसएससी सीजीएल। तो कहीं न कहीं अगर देखा जाए एसएससी सीजीएल के लोग कहीं न कहीं कहते हैं कि ये मिनी आईएएस है। तो अर्थात अगर आप इसमें लगते हैं तो प्रमोशन भी फास्ट है। जैसे आप इनकम टैक्स में लग जाते हैं तो आप के प्रमोशन के बाद आप कमिश्नर, ज्वाइंट कमिश्नर भी बन सकते हैं। तो कहीं न कहीं देखा जाए तो सबसे बेस्ट जॉब है। आज हम इसी के बारे में बताएंगे, अर्थात एसएससी सीजीएल के भी बारे में बताएंगे कि इनके हम कितने क्या क्या स्ट्रेटजी होगी ये भी बताएंगे, अर्थात हमें क्या क्या पढ़ना होगा ये भी बताएंगे और साथ साथ में हमने जैसा कि बताया इसकी पोस्ट के भी बारे में हम अच्छे से आपको डिस्कशन यहाँ पे करेंगे। तो आइए हम देखते हैं एसएससी सीजीएल के बारे में। तो आइए अब हम देख लेते हैं एसएससी सीजीएल। जैसा कि हमने आपको बताया कि एसएससी सीजीएल के बारे में बताएंगे, अर्थात एसएससी का मतलब अभी हमने बताया कि एसएससी का मतलब होता है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन और सीजीएल का मतलब होता है कंबाइंड ग्रेजुएशन लेवल। अर्थात जो एसएससी सीजीएल होता है हर साल में एक बार कंडक्ट करवाया जाता है, अर्थात हर साल में एक बार कंडक्ट करवाया जाता है। और करीब अगर इसका प्री एग्जाम देखा जाए तो अगस्त या जुलाई अगस्त में कराया जाता है और इसका जो मेंस होता है वो दिसंबर में आसपास में करवा लिया जाता है। और ये अब तो बहुत फास्ट इसका मतलब सिलेक्शन प्रोसेस है। और साथ साथ में हम आपको ये भी बताते चल रहे हैं कि ये जो एसएससी सीजीएल है ये ग्रुप बी और ग्रुप सी की पोस्ट है। अर्थात अगर देखा जाए तो कहीं कहीं इसलिए अर्थात ये ग्रुप बी और ग्रुप सी की पोस्ट है, इसलिए देखा जाए ये बहुत अच्छी जॉब है। क्योंकि अगर आप देखेंगे ग्रुप ए जैसे यूपीएससी में अगर हुआ ये सब, और इसके बाद ग्रुप बी अगर देखा जाए तो एसएससी सीजीएल में आपको देखने को मिलेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें अगर पोस्ट वाइज देखा जाए तो इसमें गैजेटेड भी पोस्ट है और साथ साथ में नॉन गैजेटेड भी पोस्ट है। तो गैजेटेड पोस्ट का मतलब और नॉन गैजेटेड पोस्ट का मतलब, अगर इसमें दो पोस्ट देखोगे एएओ अर्थात असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर और एक आपका क्या असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर जो है, ये पूरे के पूरे आपके गैजेटेड पोस्ट हैं। अर्थात 4800
ग्रेड पे पोस्ट है कौन, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें जो है ना वो कुल मिला के 2400 ग्रेड पे से लेके 4800 ग्रेड पे की है। अर्थात अगर देखा जाए 2400 ग्रेड पे की, तो 2400 ग्रेड पे की अगर देखा जाए तो ये कौन है, टैक्स असिस्टेंट। अर्थात अगर इसमें जो सिलेक्शन होता है किसमें, एसएससी सीजीएल में, एसएससी सीजीएल में अर्थात जो सिलेक्शन होता है पूरा मेंस में जो आपका एग्जाम होगा उसी के हिसाब से आपका कट ऑफ बनेगा और उसी के हिसाब से आपका सिलेक्शन होगा। अर्थात रैंक के हिसाब से आपकी सिलेक्शन होगी। अगर आप टॉप, अगर देखा जाए टॉप 100 में से अगर 100 या 200 में पाएंगे तो आप असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर को प्रेफर कर सकते हैं। अर्थात टॉप 500 अगर आप पा रहे हैं तो इन सभी पोस्ट को आप प्रेफर कर सकते हैं। अर्थात टॉप 500 के आसपास में रहेंगे तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो इसमें जो है अगर जैसे इनकम टैक्स इंस्पेक्टर ये सब कितना 4600 ग्रेड पे है। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि ये 2400 ग्रेड पे से लेकर 4800 ग्रेड पे है। अर्थात 2400 ग्रेड पे, इसके बाद 2800 ग्रेड पे, फिर इसके बाद 4200 ग्रेड पे, फिर 4600 ग्रेड पे, फिर कितना 4800 ग्रेड पे। तो इसमें अगर देखा जाए टॉप पोस्ट में अगर देखा जाए तो टॉप में कौन कौन सी पोस्ट आते हैं, जैसे अधिकतर लोग प्रेफरेंस देते हैं इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, क्योंकि अगर एसएससी सीजीएल की जब नाम आती है तो कहीं न कहीं लोगों के दिमाग में ये घर कर गया है, क्या घर कर गया है कि इनकम टैक्स इंस्पेक्टर लेते हैं, अपने आप में ये जलवा ही है। जलवा का मतलब इसमें पावर ही है, नेक्स्ट लेवल का, सैलरी भी अच्छी है। जिसको भी सुनाएंगे कि अरे यार मैं तो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर में हूँ, तो अलग ही लेवल की अपनी एक पहचान होगी, अलग ही लेवल की मतलब अपनी भी एक रुतबा होगी। तो इसलिए कहीं कहीं लोग अगर देखा जाए तो इसको ज्यादा प्रेफरेंस करते हैं कि इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, एसएससी सीजीएल की जैसे नाम आती है तो लोग इनकम टैक्स इंस्पेक्टर को कहीं कहीं माइंड में सेट कर लेते हैं। इसके बाद क्या, एक्साइज इंस्पेक्टर, ये भी कहीं कहीं टॉप पोस्ट में देखा जाता है एक्साइज इंस्पेक्टर को भी। और सीबीआई ऑफिसर और ईडी ऑफिसर आप देखे होंगे अभी हाल ही में सुर्खियों में रहा ईडी ऑफिसर। और इसके बाद एनआईए ऑफिसर और साथ साथ में सीबीएन ऑफिसर। और अभी का हमने आपको बताया डबल एओ अर्थात गैजेटेड पोस्ट 4800 ग्रेड पे असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, और एक होता है जेएसओ जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर। और इसके बाद आपका प्रिवेंटिव ऑफिसर, ये भी कहीं ना कहीं टॉप में देखा जाता है। एग्जामिनर, ये भी जब भी कभी भी ज्यादा पैसे की बात आती है कि चलो अंडर टेबल मनी है, ज्यादा पैसे कमाया जाए, तो कहीं ना कहीं प्रिवेंटिव ऑफिसर या एग्जामिनर को देखा जाता है। और साथ साथ में ऑडिटर भी एक अच्छी जॉब है। अगर देखा जाए तो ऑडिटर की भी एक अपनी अलग पहचान है, ऑडिटर भी अच्छी। और सबसे बड़ी बात है, यदि आप चाहते हो कि आप क्या चाहते हो, आप ज्यादा पैसा कमाना चाहते हो और ज्यादा रुतबा आपका होना चाहिए, ज्यादा पावर होनी चाहिए, आप भारत देश के साथ साथ आप विदेश में भी जॉब करना चाहते हो, तो उसके लिए सबसे द बेस्ट है क्या, एएसओ इन एमईए। अर्थात जो एएसओ इन एमईए हो, ये कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो आपका द बेस्ट पोस्ट है। जब भी कभी भी एसएससी सीजीएल में देखा जाता है तो असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर में जो होता है एमईए में होता है, कहीं कहीं इसको भी लोग प्रेफर करते हैं, क्योंकि लोगों के दिमाग में रहता है कि चलो फॉरेन कंट्री में भी मुझे जाने का मौका मिलेगा। और इसकी भी अपनी, लोग कहते हैं ना कि अगर इसमें एएसओ इन एमईए में हो जाओगे, जहां खड़े हो जाओगे वहां से आपकी कतारें लग जाएगी। तो पावर भी नेक्स्ट लेवल की है, सैलरी भी अच्छी खासी भी है और सबसे बेस्ट जॉब है। अगर देखा जाए एएसओ इन सीएसएस भी बेस्ट जॉब है। और एएसओ इन एएफएचक्यू, अगर आप चाहते हो कि सेना में नहीं जा चुके हैं, सेना जैसी फीलिंग हो, सेना जैसा रुतबा हो, वैसा जॉब करना है, मिनिस्ट्री में जॉब करना है, तो एएसओ इन एएफएचक्यू। एएसओ इन ईसीआई अर्थात इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, अगर आप इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में का हिस्सा बनना चाहते हैं, आप उसमें जॉब करना चाहते हैं, तो ये भी एक बहुत अच्छी जॉब है। अगर देखा जाए एएसओ इन रेलवे, अगर आप रेलवे में जाना चाहते हैं तो वो भी है। एएसओ इन सीबीएन, ऐसे भी एएसओ इन एनसीबी, ऐसे बहुत से। अर्थात अगर देखा जाए 40 से 50 पोस्ट पूरे किसमें है, एसएससी सीजीएल में है। मैं तो केवल और इतना ही केवल लिखा हूँ, इसलिए लिखा हूँ कि केवल ये टॉप में देखा जाता है। कहीं कहीं लोग इसको ज्यादा प्रेफर करते हैं। जब पोस्ट प्रेफरेंस भरा जाता है तो कहीं कहीं फर्स्ट प्रेफरेंस पे कौन रखते हैं, फर्स्ट प्रेफरेंस पे अधिकतर लोग क्या करते हैं, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर रख लेते हैं टॉप पे, अर्थात देखा जाए। और इसके बाद लोग जैसे डबल एओ तो बहुत कम ही लोग, और जैसे मान लो एएसओ इन एमईए, एएसओ इन सीएसएस, ये सब लोग क्या ये टॉप में देखा जाता है। जैसे और हो गया एक्साइज इंस्पेक्टर, ये सब भी लोग प्रेफर करना चाहते हैं, फर्स्ट प्रेफरेंस पे यही देते हैं। कौन, ये सब अर्थात इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, एक्साइज इंस्पेक्टर, आपका एएसओ इन एमईए, एएसओ इन सीएसएस,
बस ये सब। और अगर कम आपका, जैसे मान लो आपका रैंक कम है, तो रैंक कम पे आपको टैक्स असिस्टेंट मिल जाएगा 2400 ग्रेड पे। तो कहीं न कहीं पूरे के पूरे अगर देखा जाए एसएससी सीजीएल में, जैसा कि मैंने बताया कि 50 प्लस अर्थात 50 से 60 पोस्ट पूरे की पूरे हैं, तो ये आपको रैंक के हिसाब से मिलेगा। तो अगर आपको आपको लगता है कि मुझे इनकम टैक्स ही इंस्पेक्टर ही चाहिए या मुझे एएसओ इन एमईए चाहिए, तो इसके लिए आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा। अगर आप हार्ड वर्क करोगे तो कहीं न कहीं ये आप अगर टॉप 500 की लिस्ट में हैं, तो आप इन सभी को प्रेफ़रेंस दे सकते हैं, फर्स्ट प्रेफ़रेंस पे आप रख सकते हैं। तो अभी तक हमने आपको क्या बताया कि एसएससी सीजीएल में कौन-कौन से टॉप लिस्ट में देखी जाती है, कौन-कौन सी पोस्ट को देखा जाता है एसएससी सीजीएल में, और लोग कौन-कौन से प्रेफर करते हैं, ये भी मैंने आपको बताया। और ये भी बताया कि ये 2400 ग्रेड पे से लेके 4800 ग्रेड पे है। तो अगर हम सैलरी की बात कर ली जाए, तो सैलरी की अगर बात करते हैं तो ये कहीं न कहीं 40,000 से लेके 90,000 तक सैलरी है। अर्थात इसमें मैंने आपको बताया कि रैंक के हिसाब से हमें क्या मिलता है, रैंक के हिसाब से हमें पोस्ट मिलती है। तो अर्थात अगर आपका कम रैंक होगा, कम रैंक पे आपको टैक्स असिस्टेंट मिलेगा। जबकि टैक्स असिस्टेंट मिलेगा तो उसका जो ग्रेड पे होता है वो 2400। तो अप्रोक्स अगर देखा जाए तो 40 से 45,000 के आसपास इसकी सैलरी बन जाएगी। अगर वहीं आप 4600 ग्रेड पे ले रहे हैं, 4600 या 4800 ग्रेड पे ले रहे हैं, तो वहीं आपकी लाखों तक सैलरी हो जाएगी। अर्थात 90K प्लस आपकी सैलरी हो जाएगी। अभी 8th पे कमीशन भी लागू होने वाला है, तो लाखों पार, अर्थात एसएससी सीजीएल में देखा जाए तो लाखों पार आपकी क्या हो जाएगी, सैलरी हो जाएगी। तो अगर आप चाहते हैं कि लाखों पार आपकी सैलरी हो, तो इसके लिए आप हार्ड वर्क करो, और हार्ड वर्क करने के बाद आपको ये एसएससी सीजीएल में एक टॉप वैकेंसीज में अर्थात टॉप पोस्ट में आप एक प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए अब हम देख लेते हैं कि अर्थात एसएससी सीजीएल, जैसा कि मैंने आपको बताया कि एसएससी सीजीएल केवल और केवल साल में एक बार कंडक्ट करवाया जाता है। तो इसकी जो एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, इसकी क्या क्राइटेरिया होनी चाहिए, अर्थात एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए। अगर देखा जाए तो एसएससी सीजीएल को, अर्थात एसएससी सीजीएल जैसे एग्जाम को हमें क्या करना है, क्वालिफाई करना है। तो उसके लिए हमें एक वरीयता रखा गया है। वरीयता क्या है कि हमारे पास क्या होनी चाहिए, एक ग्रेजुएशन होनी चाहिए, अर्थात ग्रेजुएशन होनी चाहिए। अगर हमारे पास ग्रेजुएशन है तो हम क्या कर सकते हैं, एसएससी सीजीएल का हम फॉर्म क्या कर सकते हैं, फिलअप कर सकते हैं। साल में एक बार आता है, तो हम अगर हमारे पास ग्रेजुएशन है, किसी भी यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए, वो कोई जरूरी नहीं कि ये यूनिवर्सिटी, ऐसा कुछ नहीं कहा है कि किसी भी एनी भी मतलब चाहे जो भी यूनिवर्सिटी हो, आप किसी भी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन अगर आप किए हैं तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। किसको, एसएससी सीजीएल को। अर्थात कहना ये चाह रहा हूँ कि जैसे क्या होता है कि कहीं भी मान लो, कहीं भी आपको मान लो कहीं भी ऑफिस में जाना है, तो उसके लिए आपको क्या एक कार्ड चाहिए, वो आपकी क्या है, वो आपके अंदर जाने का प्रोसेस है। सेम वैसे अर्थात एसएससी सीजीएल का एग्जाम देने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, ग्रेजुएशन होना चाहिए। अगर मान लो ग्रेजुएशन नहीं है तो हम फॉर्म ही नहीं फिलअप कर पाएंगे। अर्थात अगर आपके पास ग्रेजुएशन है तो आप फॉर्म को फिलअप करके जो भी अर्थात क्राइटेरिया है, जो भी इसका एग्जाम प्रोसेस है, सबको फॉलो करके हम इसको क्वालिफाई करके हम इस पोस्ट को प्राप्त कर सकते हैं। अर्थात हमारे पास क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, ग्रेजुएशन होनी चाहिए। अब आइए अब हम एज देख लेते हैं, क्योंकि मान लो फॉर्म तो आ गया, हमारे पास ग्रेजुएशन भी है, और मान लो एज को भी तो देखा जाए, पता लगा हमारा एज इतना से ज्यादा हो गया, इतना से कमी है, तो हम कैसे इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो इसके लिए हम आपको बता रहे हैं कि एज को भी देखा जाता है। तो जैसे आपको सभी पोस्ट के लिए ऑल पोस्ट के लिए आपके पास आपको क्या होनी चाहिए, 18 से लेकर 30 वर्ष आपकी एज होनी चाहिए। अगर आप सभी पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, तो आपके पास 18 से लेकर 30 तक अगर आपकी आयु है, 18 से लेकर 30 तक अगर आपकी एज है, तो आप ऑल पोस्ट अर्थात सभी पोस्ट के लिए आप फिलअप कर सकते हैं, पोस्ट प्रेफरेंस में दे सकते हैं। यदि आपको जेएसओ लेना है, मान लो जेएसओ लेना है, तो इसके लिए 18 से लेकर 32 वर्ष है। और यदि आपको ऑडिटर हो गया, टैक्स असिस्टेंट हो गया, एसआई इन सीपीआई हो गया, इन सभी के लिए आपको 18 से लेकर 27 वर्ष आपकी एज होनी चाहिए। हालांकि इनमें कुछ रिलैक्सेशन है। रिलैक्सेशन क्या है, अर्थात कुछ छूट दी जाएगी। छूट किनको दी जाएगी, जैसे आप शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब के अर्थात एससी एसटी के हैं तो आपको 5 ईयर्स छूट मिलेगा। यदि आप अदर बैकवर्ड अर्थात ओबीसी के हैं तो आपको 3 ईयर्स छूट मिलेगा। यदि आप पीडब्ल्यूडी में आते हैं अर्थात दिव्यांगजन में आते हैं तो आपको 10 ईयर्स छूट मिलेगा। यदि आप एक्स सर्विसमैन हैं तो आपको 3 ईयर्स छूट मिलेगा। अर्थात हमने क्या क्या जाना, अभी हमने इसके पहले हमने ये जाना कि एसएससी सीजीएल जो होता है वो साल में एक बार कंडक्ट करवाया जाता है, और इसमें मैंने बताया कि 50 से लेकर 60 पूरे के पूरे पोस्ट हैं। और अगर टॉप वैकेंसी टॉप पोस्ट में देखा जाए, जैसे इनकम टैक्स इंस्पेक्टर हो गया, सीबीआई हो गया, ईडी हो गया, एनआईए ऑफिसर हो गया, एएसओ सीएसएस, एएसओ एमईए, ये सब टॉप में देखा जाता है। जैसे डबल एओ जेएसओ, ये सब टॉप में देखा जाता है। और अगर सबसे कम ग्रेड पे देखा जाए तो जैसे टैक्स असिस्टेंट हो गया, ये सब हो गया। तो अर्थात
एक 2400 ग्रेड पे से लेकर 4800 ग्रेड पे है, अर्थात 2400 ग्रेड पे, 2800 ग्रेड पे, 4200 ग्रेड पे, 4600 ग्रेड पे, 4800 ग्रेड पे। अगर आप कम रैंक पाएंगे तो आप टैक्स असिस्टेंट अर्थात 40 से 45 हजार अप्रोक्स आपकी सैलरी हो जाएगी। अगर आप वहीं 4600 4800 ग्रेड पे पा रहे हैं तो आपको लाखों पार आपकी सैलरी हो जाएगी। तो कहीं कहीं 90 प्लस आपकी 90 के प्लस आपकी सैलरी रहेगी। तो सैलरी भी बहुत अच्छी है और पावर भी आपकी नेक्स्ट लेवल की है। अब एलिजिबिलिटी मैंने आपको बताया ग्रेजुएशन होनी चाहिए, एज भी बताया सभी पोस्ट के लिए यदि आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपके 18 से लेकर 30 वर्ष होनी चाहिए। जेएसओ जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के लिए 18 से लेकर 32 वर्ष एज होनी चाहिए, या आप ऑडिटर टैक्स असिस्टेंट एसआई सीबीआई के लिए 18 से लेकर 27 वर्ष, और कुछ छूट भी है एससी एसटी के लिए 5 इयर्स, ओबीसी के लिए 3 इयर्स, पीडब्ल्यूडी के लिए 10 इयर्स, एक सर्विसमैन के लिए कितना 3 इयर्स आपकी एज छूट दी जाएगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसका जो अभी एग्जाम प्रोसेस है, अर्थात हमें कौन कौन से एग्जाम का फेसेस करना होगा, कौन कौन से एग्जाम देना होगा। तो अगर हम इनके एग्जाम प्रोसेस की बात कर लेते हैं, अगर हम इनके एग्जाम प्रोसेस की बात कर लेते हैं, एग्जाम प्रोसेस की बात कर लेते हैं, तो सबसे पहले आपको एक फेज से गुजरना होगा, वो है प्री, अर्थात सबसे पहले आपको प्री देना होगा। जब आप फॉर्म को फिलअप करोगे, फॉर्म फिलअप करने के बाद आपको 2 से 3 मंथ के बाद आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। किसके लिए? प्री के लिए। आपका जब प्री आप दे दोगे, प्री यदि आप क्वालिफाई हो जाते हो तो इसके बाद आपको 3 मंथ अर्थात प्री के 3 मंथ बाद आपको मेंस होगा। और यदि आप मेंस भी क्वालिफाई हो जाते हो, हालांकि प्री जो होगा वो केवल और केवल क्वालिफाइड नेचर का होगा, और मेंस से आपकी क्या बनेगी? कट ऑफ बनेगी। मेंस से आपका सिलेक्शन होगा, मेंस से आपको पोस्ट मिलेगी, मेंस से आपके रैंक के हिसाब से आपको पोस्ट मिलेगी। यदि आप मेंस भी क्वालिफाई हो जाते हो तब इसके बाद आपका क्या हो जाता है? टाइपिंग हो जाता है। यदि आप मान लो प्री भी दे दिए, मेंस भी दे दिए, टाइपिंग भी क्वालिफाई हो जाते हो तो इसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। और हालांकि कुछ पोस्ट ऐसे हैं जिनमें आपका क्या होता है? फिजिकल होगा, मेडिकल होगा, और कुछ पोस्ट ऐसे हैं जिसमें कोई फिजिकल नहीं, कोई मेडिकल भी नहीं है। और जितना भी मैंने हमें अभी तक आपको पोस्ट के बारे में बताया, सब के सब 9 to 5:30 जॉब है, 9 to 5:30 जॉब है, अर्थात 9 to 5:30 जॉब, अर्थात देखा जाए तो कहीं कहीं बेस्ट जॉब है कि आपको 9 to 5:30 जॉब करना पड़ेगा और सैटरडे संडे ऑफ रहेगा। सैटरडे संडे आपका क्या रहेगा? सैटरडे संडे आपका ऑफ रहेगा। तो आइए अब हम इसके प्री एग्जामिनेशन को देख लेते हैं, अर्थात इसका जो प्री एग्जामिनेशन होगा वो कैसा होगा। तो ये पूरे के पूरे कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होंगे, एमसीक्यू बेस्ड होगा, अर्थात ऑब्जेक्टिव रहेंगे सब के सब, अर्थात कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम रहेगा। और इसमें पूरे के पूरे 4 प्रश्न रहेंगे और 25-25 क्वेश्चन के होंगे, 50-50 मार्क्स के, अर्थात 100 क्वेश्चन होंगे। 100 क्वेश्चन होंगे कितने मार्क्स के? 200 मार्क्स के होंगे। 100 क्वेश्चन कितने मार्क्स के? 200 मार्क्स के होंगे। अर्थात अगर देखा जाए तो सबसे पहले मैथ, अर्थात मैथ होगा, और मैथ जो होगा वो 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स का, इसके बाद रीजनिंग 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स का, और इसके बाद इंग्लिश 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स का, इसके बाद जीके और करंट अफेयर मिला के पूरे 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स के, अर्थात पूरे के पूरे टोटल जो होंगे वो क्वेश्चन कितने होंगे? 100 क्वेश्चन, और टोटल नंबर ऑफ मार्क्स जो होगा वो कितना होगा? 200 मार्क्स, अर्थात 200 मार्क्स होगा। और टाइमिंग देखी जाए तो पूरी की पूरी टाइमिंग 1 घंटे की दी जाएगी। अगर आप देख रहे हो 100 क्वेश्चन 60 मिनट में, 100 क्वेश्चन कितने मिनट में? 60 मिनट में, 60 मिनट में कितने? 100 क्वेश्चन। तो इसका मतलब ये बात तो तय है कि 1 मिनट में 1 क्वेश्चन नहीं किया जा सकता है, तो कहीं ना कहीं ये सेकेंडों का खेल है। तो इसलिए यहाँ पे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, और सबसे बड़ी बात यह है कि इसका खेल है, टाइम का खेल है। तो आपको टाइम मैनेजमेंट करना होगा, अर्थात अगर आप टाइम मैनेजमेंट पे अच्छे से ध्यान दे रहे हैं, टाइम मैनेजमेंट अच्छा कर पा रहे हैं एग्जाम हॉल में, तो कहीं कहीं आप सफल हो जाएंगे, क्योंकि 100 क्वेश्चन 60 मिनट में आपको देना होगा। तो कहीं कहीं सेकंडों का खेल है, तो इसलिए आप अपनी कैलकुलेशन को स्पीड में बढ़ा लीजिए, मॉक टेस्ट अच्छे से दीजिए। और अगर आप करेक्ट करते हो तो 2 मार्क्स मिलेगा, और यदि आप रॉन्ग करते हो तो 0.5 मार्क्स डिडक्ट कर लिया जाएगा। और कट ऑफ, अर्थात अगर देखा जाए तो ये जो आपका प्री है, मैंने आपको बताया कि प्री जो होगा वो केवल और केवल क्वालिफाइड नेचर का होगा, अर्थात इससे आपका सिलेक्शन नहीं होगा, प्री से आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो प्री से के बाद मेंस ही तो देना होगा, लेकिन प्री जो है इससे मेरिट नहीं बनेगी, अर्थात इसके माध्यम से आप केवल और केवल मेंस जाओगे बस, इसके माध्यम से, प्री के माध्यम से, अर्थात ये केवल और केवल क्वालिफाइंग नेचर है। हालांकि इस पे कुछ मार्क्स होंगे, अर्थात कुछ कट ऑफ है। अगर आप 150 प्लस, अर्थात 140 से 150 प्लस आप मार्क्स ला रहे हैं, यदि आप जनरल के हैं 140 से 150 मार्क्स ला रहे हैं, तो आप प्री के लिए क्वालिफाई हो जाएंगे, अर्थात मेंस के लिए आप मेंस के लिए आप क्वालिफाई हो जाएंगे, अर्थात आप मेंस में बैठ सकते हैं। तो 140 से लेके 150 मार्क्स, 140 से 150 प्लस मार्क्स। अब वहीं यदि आप ओबीसी हैं तो मान लीजिए 2-4 मार्क्स कम कर
कर लीजिए 5 मार्क्स, और यदि आप SC ST के हैं तो आप 10 मार्क्स कम कर लीजिए। PWD में है तो वहीं आप 20 मार्क्स से 20-25 मार्क्स आप कम कर लीजिए। अर्थात ये केवल और केवल क्वालिफाइंग नेचर का है। 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स पूरे पूरे 60 मिनट में। यदि आप करेक्ट कर रहे हैं तो 2 मार्क्स मिलेगा, यदि आप रॉन्ग कर रहे हैं तो 0.5 मार्क्स से डिडक्ट कर लिया जाएगा। तो आइए अब हम देख लेते हैं कि मेंस में, अर्थात मेंस से हमें सिलेक्शन मिलेगा, मेंस से कट ऑफ बनेगा, मेंस से हमारा रैंक बनेगा, मेंस से हम पोस्ट को भी ऑप्ट करेंगे। तो आइए हम मेंस के बारे में जान लेते हैं। तो आइए अब हम मेंस एग्जामिनेशन को देख लेते हैं कि जैसा कि हमने आपको बताया कि SSC सीजल नाम का एग्जाम होता है, अर्थात जब आप जो कंडक्ट करा जाता है, आप क्या करेंगे, फॉर्म फिलअप करेंगे, इसके बाद आपका एडमिट कार्ड आएगा, प्री देंगे। यदि आप प्री क्वालिफाई हो जाते हैं तो आपको किसमें, मेंस में बैठना होगा। अर्थात प्री क्वालिफाई होने के बाद आपको 3 मंथ, अर्थात 3 मंथ आपको समय दिया जाएगा मेंस के लिए। 3 मंथ के बाद आपका मेंस एग्जामिनेशन होगा, और ये जो मेंस एग्जामिनेशन होगा कुछ इस तरीके से होगा। इनमें हालांकि मैथ होंगे और इसके बाद रीजनिंग होंगे, इंग्लिश होंगे, जीके और करंट अफेयर्स होगा, और इसके बाद कंप्यूटर होगा, एक कंप्यूटर टाइपिंग होगा। तो अगर देखा जाए तो सबसे पहले आपको 1 घंटे, अर्थात 1 घंटे में आपको मैथ और रीजनिंग देखने को मिलेगा। अर्थात 1 घंटे पहले 1 घंटे में आपको मैथ और रीजनिंग देखने को मिलेगा, और वो भी मैथ आपका 30 क्वेश्चन होगा, 90 मार्क्स का होगा, और जो आपका रीजनिंग होगा 30 क्वेश्चन 90 मार्क्स का होगा, अर्थात दोनों टोटल मिला के 180 मार्क्स का होगा। इसके जस्ट बाद जैसे ही 1 घंटे आपका बीतेगा, इसके बाद दूसरा जो घंटा लगेगा वो उसमें दूसरे घंटे में आपको इंग्लिश देखने को मिलेगा, और साथ साथ में आपको जीके और करंट अफेयर देखने को मिलेगा। इंग्लिश जो होगा वो 45 क्वेश्चन 135 मार्क्स का होगा, और जो आपका जीके और करंट अफेयर्स होगा वो 25 क्वेश्चन 75 मार्क्स का होगा। अगर देखा जाए तो पूरे के पूरे 210 मार्क्स का होगा। अर्थात 1 घंटे में आपका मैथ और रीजनिंग होगा, और दूसरे घंटे में आपका इंग्लिश और जीके और करंट अफेयर्स होगा। इसके जस्ट बाद आपको 15 मिनट में आपको कंप्यूटर देना होगा, और कंप्यूटर आपका 20 क्वेश्चन 60 मार्क्स का होगा, और ये जो कंप्यूटर होगा ये क्वालिफाइंग नेचर का होगा। हालांकि जो आपका कट ऑफ बनेगा, जो आपका मेरिट बनेगा, जिससे आपका सिलेक्शन होगा, जिससे आप पोस्ट को ऑप्ट करोगे, प्रेफर करोगे, वो पूरे के पूरे 390 मार्क्स का। अर्थात अगर आप देखोगे 180 प्लस 210, 180 प्लस 210 पूरे के पूरे 390 मार्क्स। यदि आप 390 मार्क्स में 340 से 350 मार्क्स ला रहे हैं, यदि आप 300 पूरे के पूरे 390, क्योंकि मैंने बताया कि प्री से हमारा सिलेक्शन ये केवल क्वालिफाइंग नेचर है। प्री क्या है, केवल क्वालिफाइंग नेचर है, अर्थात प्री से हम पोस्ट को ऑप्ट नहीं कर सकते हैं। प्री के बाद हमें मेंस जाना होगा, मेंस से हमारे मेरिट बनती है, प्री से नहीं बनती है। तो मेन से अगर देखा जाए पूरे के पूरे 210 प्लस 180 390 मार्क्स का होगा। 390 मार्क्स में यदि हम 340 से 350 प्लस मार्क्स ला रहे हैं तो हम कोई भी अच्छी पोस्ट को ऑप्ट कर सकते हैं। अगर हम उससे कम मार्क्स ला रहे हैं अर्थात तो हम लो ग्रेड पे अर्थात टैक्स असिस्टेंट जैसे हमें जॉब मिल सकती है। और ये जो आपका होगा ये पूरे के पूरे 2 घंटे 15 मिनट, अगर देखा जाए तो 2 घंटे 15 मिनट में होगा, 2 घंटे 15 मिनट में होगा। हालांकि ये जो 15 मिनट कंप्यूटर है ये क्वालिफाइंग नेचर का है, 20 क्वेश्चन 60 मार्क्स है। यदि आप इसमें 9 क्वेश्चन सही कर दे रहे हैं, कुल मिला के आपका 20 से 25 या 27 क्वेश्चन आपका मार्क्स आ रहा है तो आप इससे क्वालिफाइंग कर जाओगे। अर्थात आपका पूरे के 9 से 10 क्वेश्चन यदि आप सही कर दिए तो आप क्या हो जाओगे, इसमें क्वालिफाई हो जाओगे। इसके जस्ट बाद जब आप ये 2.5 घंटे देने के बाद जैसे ही आपका क्या होगा, 2.5 घंटे देने के बाद ये आपका मॉर्निंग में होगा और इसके बाद दूसरी मीटिंग में आपकी होगी टाइपिंग होगी। अर्थात जब आप उसी दिन होगा, अर्थात ये आप मॉर्निंग में दोगे, इसके बाद टाइपिंग आप थोड़ा गैप दिया जाएगा 1 से 2 घंटे, इसके बाद आपका टाइपिंग होगा, वो भी कंप्यूटर टाइपिंग जो होगा 35 वर्ड प्रति मिनट होगा, वो भी 15 मिनट का होगा। टाइपिंग क्या होगा, 35 वर्ड प्रति मिनट 15 मिनट का होगा। तो आपके मन में एक प्रश्न उठ रहा होगा कि यदि मान लो मैंने प्री दे दिया, इसके बाद मेंस भी क्वालिफाई हो गया, अगर हम टाइपिंग में फेल हो गए तो यदि आप टाइपिंग में फेल हो गए तो सभी में फेल हो जाओगे, अर्थात प्री में भी फेल हो जाओगे, मेंस में भी, आपकी टाइपिंग तो जना है, अर्थात ये 1 साल आपका गया। तो कहीं न कहीं आपको ये सब्जेक्ट को भी देखना है, साथ साथ में कंप्यूटर को भी देखना है और साथ साथ में आपको टाइपिंग भी देखना है। अर्थात आप जब ये सब के सब आप क्वालिफाई कर जाते हो, 390 में से 340 या 350 मार्क्स लाते हो, तो कहीं न कहीं आपको पोस्ट प्रेफरेंस दिया जाता है। पोस्ट प्रेफरेंस में आप जो पोस्ट को फर्स्ट प्रेफरेंस पे रखते हो उसको आपको मिलेगा, हालांकि आपके मार्क्स के हिसाब से। अगर कम आप मार्क्स हैं तो आप अपने कम मार्क्स है तो आप कम ग्रेड पे जो है वो पोस्ट को रखेंगे, अगर आपका ज्यादा मार्क्स पे है तो आप अपने हिसाब से जो भी चूज करेंगे वो आपको प्राप्त होगा। और इसमें सबसे बड़ी बात है, अगर आप करेक्ट करोगे, सही करोगे तो 3 मार्क्स मिलेगा। जैसा कि मैंने बताया कि एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होता है, तो आपको कितने मिलेगा, 3 मार्क्स मिलेगा। यदि आप रॉन्ग करते हो तो 1 मार्क्स क्या कर लिया जाए, डिडक्ट कर लिया जाएगा। तो पूरे के पूरे देखा जाए तो कितने, पूरे के पूरे 2 घंटे 15 मिनट पहली बार दिया जाएगा, फिर इसके बाद 15 मिनट आपको टाइमिंग दिया जाएगा। तो टाइम का बहुत बड़ा खेल है, तो आप टाइम मैनेजमेंट को अच्छे से करिए, अपनी स्पीड को फास्ट करिए, मॉक टेस्ट अच्छे से देते रहिए, प्रैक्टिस रिविजन करते रहिए, आपका सिलेक्शन जरूर हो जाएगा।
और एक बात और, यदि आप जेएसओ के लिए अप्लाई किए हैं तो आपके लिए एक अलग से पेपर, अर्थात जिस दिन आपका ये पेपर होगा उसके अगले दिन आपको जेएसओ के लिए एक स्टैटिस्टिकल पेपर होता है, अर्थात 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स का होगा 2 घंटे में, वो आपको अलग से पेपर देना होगा। तो उसके लिए आपको अलग दिन अलग अगले दिन बुलाया जाएगा। अब आइए अब हम जान लेते हैं कि हमारी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, अर्थात अगर हमें एसएससी सीजीएल क्वालिफाई करना है, एसएससी सीजीएल का एक पोस्ट मुझे प्राप्त करना है, तो इसके लिए हमारी क्या कंप्लीट स्ट्रेटजी होगी, उसके बारे में आइए हम चर्चा करते हैं, अर्थात आप तक साझा करते हैं। एक बात याद रखिए, यदि आप इतना कर पा रहे हैं, यदि ये जो मैं स्ट्रेटजी बता रहा हूँ यदि आप इतना कर पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं सफलता आपके हाथ में होगी। तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा, आपके पास सबसे पहले होना चाहिए क्या, सिलेबस। अगर आपके पास सिलेबस नहीं है तो समझ लीजिए आप कितना भी पढ़ लीजिए आप सफल नहीं होंगे। तो इसलिए सबसे पहले आपके पास क्या होनी चाहिए, सब सिलेबस होनी चाहिए। जैसे आप ये समझो कि मुझे जाना कहाँ है, मुझे जाना है कहीं और, मान लो जहां भी जाना है अपने लक्ष्य तक जाना है। जब हमें रास्ता ही नहीं पता होगा तो हम कैसे अपने मंजिल तक पहुंच पाएंगे। तो इसके लिए मंजिल से पहले हमारा मंजिल भी होना चाहिए, साथ साथ में रास्ते भी सही होने चाहिए। अगर हमारा रास्ता सही रहेगा तो हम अपने मंजिल तक पहुंच पाएंगे। तो वैसे ही ये जो सिलेबस है हमारा एक रास्ता, एक मार्ग है जो हमें हमारे मंजिल तक लेके जाता है। तो आपके पास क्या होना चाहिए, सिलेबस होना चाहिए, आपके टेबल पर सिलेबस होना चाहिए। और सिलेबस सब अर्थात जितने भी सिलेबस में जो भी, जैसे मैथ में जितने भी चैप्टर है आपके ध्यान में होना चाहिए, इंग्लिश में जितने भी चैप्टर हैं सब आपके ध्यान में होना चाहिए, रीजनिंग में वैसे सब। इसके बाद यदि आपके पास सिलेबस है तो आपके पास आप क्या करो, रिवीजन करो। रिवीजन रिवीजन जो भी आप अपना जो भी, मान लो यदि आप कोर्स कोई लिए हो, किसी का कोर्स लेके पढ़ रहे हो, तो केवल पढ़ना नहीं है, पढ़ने के साथ साथ क्या करना है, आपको रिवीजन भी करना है। मान लो किसी का आप बुक प्रेफर किए हो, तो आप मान लो मैथ का बुक लिए हो या किसी का रीजनिंग का या इंग्लिश का, तो आप बुक केवल पढ़ना तक नहीं है, उसके साथ साथ आपको क्या करना है, रिवीजन करना है। अर्थात आपको रीड प्लस रिवीजन करना है। रीड प्लस क्या करना है, रीड प्लस क्या करना है, रिवीजन करना है। रीड प्लस क्या करना है, रिवीजन करना है। और साथ साथ में आपको प्रैक्टिस भी करना है, प्रैक्टिस भी करना है। अर्थात आप रिवीजन भी करिए और साथ साथ में क्या करिए, प्रैक्टिस भी करिए, बहुत बार प्रैक्टिस करिए। आप ज्यादा रिवीजन करोगे, ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, ज्यादा प्रैक्टिस करोगे तो आप कहीं ना कहीं सफलता के कदम पे होगे। अर्थात प्रैक्टिस हमें बहुत बार करना है, बहुत बार करना है। कि जैसे एक बुक को 1000 बार पढ़िए, 1000 बुक को एक बार मत पढ़िए। अर्थात यहाँ पे ये फॉलो होता है कि मतलब मोर स्टडी मोर कंफ्यूजन, अर्थात ज्यादा बुक पढ़ोगे तो ज्यादा कंफ्यूजन होगी, आप सफल कम हो पाओगे। इसलिए एक ही बुक पढ़िए लेकिन कई बार प्रैक्टिस करिए, बहुत बार प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस अनेक बार करिए। अर्थात आपके पास आप रिविजन भी करिए, जो भी कुछ आप रीड प्लस क्या करिए, रिविजन करिए, साथ साथ में आपके पास क्या होनी चाहिए, प्रैक्टिस होनी चाहिए। और जब ये सब हो जाए, आपका चैप्टर खत्म हो जाए, आप पढ़ भी चुके हैं, तो आप रिवीजन प्लस प्रैक्टिस के बाद आपको क्या देना है, मॉक टेस्ट देना है। शुरुआत में आपको 1-2 मॉक टेस्ट लगाओ, सप्ताह में 1-2 मॉक टेस्ट लगाओ। इसके बाद अपनी स्पीड को अर्थात अपने मॉक टेस्ट को भी बढ़ाना शुरू कर दो। फिर एक समय ऐसा आएगा आप हर दिन अर्थात प्रत्येक दिन एवरीडे आप मॉक टेस्ट को लगाओ। अर्थात तो शुरू में आपका भले का मॉक टेस्ट में 0 मार्क्स का है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। शुरू में आपका भले का -3 मार्क्स का है, कोई दिक्कत नहीं, आप लगाओ लगाओ, हार मत मानो, हार मत मानो। निराशा आएगी, असफलता भी हाथ में लगेगी, सब कुछ लगेगा, टॉन्ट भी लोग मारेंगे, लेकिन आप बार बार आप मॉक टेस्ट लगाते रहो और एक दिन आप जरूर सफल हो जाओगे। और अगर आप मैथ पढ़ रहे हो तो मैथ में एक बात याद रखना कि आपकी कैलकुलेशन बहुत स्पीड होनी चाहिए, इतनी फास्ट होनी चाहिए। मान लो कहीं बहुत बड़े डिजिट देखो, आप 11 देख रहे हो, तुरंत डिवाइड करो, इसका क्या होगा, ऐसा मल्टीपल बड़े बड़े डिजिट को लेके मल्टीपल करो। कहीं कोई नंबर्स देखो, डिवाइड करो, मल्टीपल करो, सब्सट्रैक्ट, एडिशन करो। अर्थात आपकी कैलकुलेशन बहुत फास्ट होनी चाहिए, क्योंकि अभी मैंने बताया कि प्री में अगर आपने देखा होगा कि 100 क्वेश्चन 60 मिनट में, अर्थात टाइम का, अर्थात टाइम मैनेजमेंट का खेल है। तो अगर आप चाहते हैं टाइम मैनेजमेंट खेल है, अर्थात आप जल्द सफल होना चाहते हैं, तो आपकी कैलकुलेशन बहुत फास्ट होनी चाहिए। उसके साथ साथ आपके टेबल आने चाहिए, जैसे 25 तक तो कम से कम 25 से 30 तक, तो 30 तक तो मान लो आपके पास टेबल होनी जरूर चाहिए, अर्थात आपको टेबल आना चाहिए। आप मून के भी आप बता सकते हो, तो अर्थात कैलकुलेशन स्पीड बढ़ाइए और टेबल भी आपको आना चाहिए। अब रही बात इंग्लिश की, अगर इंग्लिश देखा जाए तो तीन बेस पे सिलेक्शन होता है। इंग्लिश 3 ही बेस पे टिका है। अगर देखा जाए तो वोकैबुलरी जिसे बोलते हैं, रीडिंग कम्प्रीहेंशन, इसके बाद ग्रामर। हालांकि ग्रामर का उतना बड़ा खेल नहीं है, अगर आपने वोकैब और रीडिंग कम्प्रीहेंशन पढ़ लिया तो कम से कम 70 से 75, अगर देखा जाए तो 70 से 75 जो आपके परसेंट हैं इन्हीं से कवर हो जाते हैं। रीडिंग कम्प्रीहेंशन में जैसे क्लोज टेस्ट हो गया, जिसे हम PQRS बोलते हैं, ये सब वोकैबुलरी भी बहुत जरूरी है। अर्थात ये सब अगर आप कवर कर लेते हो, इसके बाद आप ग्रामर कवर भी कर लेते हो, तो आपकी इंग्लिश जो होगी कंप्लीट हो जाएगी। अर्थात आपको किस पे ज्यादा ध्यान देना है, सबसे ज्यादा वोकैब पे ध्यान देना है। प्रत्येक दिन आपको वोकैब याद करना है। इसके बाद रीडिंग कम्प्रीहेंशन पे भी ध्यान देना है। जैसे मान लो कहीं पे आप
मोबाइल में भी किसी का, आप क्या करो, मोबाइल में भी किसी के जाओ और देखो कि कैसे न्यूज को पढ़ा जाता है, द हिंदू का जो एडिटोरियल होता है कैसे पढ़ा जाता है। या आप क्या करो, एनसीईआरटी इंग्लिश का उसको आप पढ़ो, या तो यूट्यूब में देख के लोग पढ़ाते हैं तो उसको आप देखो बार बार, और इसके साथ साथ आप ग्रामर को भी पढ़ो। तो सबसे ज्यादा आपको वोकैब और रीडिंग कम्प्रिहेंशन पे ध्यान देना होगा। अगर हम रीजनिंग की बात करें, हालांकि रीजनिंग बहुत ईजी होता है, बहुत ईजी होता है। एक बार अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया, दोबारा बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं है। हालांकि कुछ जैसे होते हैं बार बार आपको रिवीजन करना चाहिए, जैसे नंबर सीरीज हो गया, ये आपको कई दिखाना चाहिए कि बार बार इसको रिवीजन करते रहना चाहिए। हालांकि इसमें कभी कभी बदल दिया जाता है, पैटर्न को बदल दिया जाता है, तो इसमें आप मिरर इमेज पे भी थोड़ा ध्यान देखना। कुछ लोगों को तो बहुत ईजी होता है, बाकी तो कुछ जैसे देखा जाए काउंटिंग फिगर मान लो, ये सब आप ध्यान दीजिएगा। अगर जीके में देखा जाए तो स्पोर्ट्स पे आप ध्यान दीजिएगा, इवेंट्स पे जो भी रिवर हिस्टोरिकल जो डेट है ये सब आप ध्यान दीजिएगा। अगर करंट अफेयर देखा जाए तो आप लास्ट 6 मंथ का आपको करंट अफेयर्स पढ़ना चाहिए एग्जाम के, अर्थात लास्ट 6 मंथ आपको करंट अफेयर्स पढ़ना चाहिए। अर्थात ये सभी के सभी हमारे पास क्या होनी चाहिए, स्ट्रेटजी होनी चाहिए। यदि ये स्ट्रेटजी है तो हम कहीं कहीं सफल हो पाएंगे। हालांकि बीच में मैं बार बार कह रहा हूँ, बीच में थोड़ा बहुत आपको निराशा मिलेगी, असफलता मिलेगी, लेकिन उससे आपको घबराना नहीं है। लोग टोंट भी मारेंगे, लेकिन उससे आपको घबराना नहीं है। आपको अपना मंजिल, अर्थात आपका साफ साफ आपका मंजिल दिखना चाहिए। रास्ते भी सही होने चाहिए। रास्ते का मतलब आपके पास सिलेबस होनी चाहिए, रिवीजन प्लस प्रैक्टिस, मॉक टेस्ट, ये सब होना चाहिए, तो आप सफल हो जाओगे, अर्थात आप सक्सेस हो जाओगे। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।